बातों बातों में के कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे मेहमान प्रतिभाशाली ऊर्जावान रंगकर्मी जैनेंद्र दोस्त हैं। वे अपने नाम के साथ दोस्त शब्द लगाते हैं। उनसे हम पूछेंगे इस सब के पीछे क्या रहस्य है। जैनी आ गई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सुनीता सिंह जी का मैं स्वागत करता हूँ। शुभम, आपका स्वागत है। हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है? शुभम, सुनीता जी, जैनी जी। प्रणाम राघव जी। प्रणाम चड्ढा जी, नमस्ते। अच्छा लग रहा है, चड्ढा जी भी आज आ गए। जी जी, बहुत धन्यवाद। आप सब की वजह से ही एक संवाद बहुत सुंदर हो पा रहा है। सर सर चड्ढा जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप अब एक आध दिन आपको भी कृतार्थ करना है हमको। गुरुजन ना होंगे तो कैसे काम चलेगा इस पूरे यज्ञ में। आपने कहा है कि कुछ समय रुक जाओ, तो मैं रुका हूं, लेकिन लग रहा है कि जल्दी से यहाँ पर बातचीत हो। मैं अपने बाकी साथियों को बताना चाहूँगा कि मनमोहन चड्ढा जी जो कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सबके आशीर्वाद से ही हिंदी में सिनेमा में लिखना पढ़ना मैंने सीखा। और हर कदम पर आप सबका आशीर्वाद और दुआएं हमारे साथ रहती हैं, तभी हम कुछ ठीक ठाक काम कर पाते हैं। मनमोहन चड्ढा जी आज हैं और जल्दी मेरी कोशिश रहेगी कि वे भी हमारे मेहमान हो किसी दिन और हम उनसे सिनेमा को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें करें। मनमोहन चड्ढा जी ने हिंदी सिनेमा का इतिहास एक बहुत यादगार किताब लिखी है, अविस्मरणीय किताब लिखी है। हिंदी में हिंदी सिनेमा के इतिहास पर फिर दोबारा उस तरह की कोई किताब नहीं लिखी गई। ये उनकी पहचान है। अब वो किताब आउट ऑफ प्रिंट है। ईश्वर चाहेगा तो इस साल में शायद वो दोबारा उसका नया संस्करण हमको देखने पढ़ने को मिले, उसकी कोशिश रहेगी। अभी जब तक जैनेंद्र आने वाले हैं, संगीता ही प्रणाम कर रहा हूँ। मेरे पास थोड़ी सी चाय है, मैं अपनी चाय को पी लेता हूँ। हालांकि मुझे बहुत असभ्यता लगती है अकेले अकेले चाय पीना आप सबके सामने, लेकिन खराब हो जाएगी, फिर डांट पड़ेगी। गीता जी, आपका भी स्वागत है। जैनेंद्र दोस्त दिल्ली में रहते हैं, छपरा के रहने वाले हैं। सुरुचि जी नमस्कार। और एकदम युवा रंगकर्मी है, बहुत ऊर्जा से भरे हुए। खासतौर से उन्होंने जो एक सबसे बड़ा काम आंचलिक लोक रंग कर्म के क्षेत्र में किया है, वरिष्ठ कलाकार बिहार के गौरव रामचंद्र माझी जी को साथ लेकर जैन जी आ गए। मैं अब उनको जोड़ता हूँ, उनसे ही उनके बारे में सुनते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुंदरलाल जी, आपका भी नमस्कार। इस बीच जुड़ रहे हैं, वाह वाह। सबको नमस्कार। नमस्कार, आप खुले परिवेश में आ गए हो। हाँ, पावर कट हुआ है तो मैंने सोचा छत पे आ जाता हूँ। आज तो गर्मी भी बहुत ज्यादा है, 40 डिग्री के पार टेम्परेचर है। हाँ हाँ हाँ, गर्मी अब लगातार पड़ेगी, कुछ अजीब सा हाँ मौसम हुआ जा रहा है। जी। लेकिन लेकिन फिर भी ये है कि हम सबकी स्थितियों में केवल सहना लिखा है। जो भी परिस्थितियां हैं उसको आप हाँ सहते चले जाइए। और वही है कि जिजीविषा का प्रदर्शन करते चलो। बिल्कुल। यहाँ पर सब हमारे जो साथी आपके और हमारे पहचान के मित्र लोग एकत्र हुए हैं। इसमें चित्रकला से जुड़े हुए, नृत्य से जुड़े हुए और सिनेमा से जुड़े हुए मेरे आदरणीय भी हैं।
अ, जी। राघव राज भट्ट जी हैदराबाद से बिरजू महाराज जी के जी। शिष्य हैं, वरिष्ठ। और अरे वाह। संगीता कुमार मूर्ति जी का नाम दिख रहा है, ये पेंटर है दिल्ली में, हाँ बहुत हाँ। सीनियर। डॉक्टर शोभना राधा कृष्ण जी हैं जो दिल्ली में है, रहती है, गांधी कथा कहती है काफी, उनका नाम है। ओ, मनमोहन जी। चड्ढा जी मेरे गुरु हैं जो सिनेमा के विशेषज्ञ रहे हैं, और फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे से पढ़े भी हैं और वहाँ प्रोफेसर भी रहे हैं। जी। और आपको ध्यान होगा हम लोग एक सीरियल आता था बड़ा यादगार, हाँ हाँ हाँ। उसके वो सेकंड यूनिट डायरेक्टर रहे हैं, तो इस तरह से अरे वाह। वो भी हमारे गुरु हैं। तो सब लोगों को नमस्कार करता हूँ मैं। बिहार के गांव से मैं सबको नमस्कार पेश करता हूँ। ये अपने सभी मित्रों को बताना चाहूंगा कि जैनेन्द्र भाई इस समय ठीक छपरा में अपने गांव से हमसे जुड़े हुए हैं। जब कल इन्होंने हमको बताया कि मैं गांव में आया हूं और 4 दिन बाद दिल्ली आने वाला हूं, तो मैं दरअसल जैनेन्द्र भाई इस पूरे संकट के 1.5-2 महीने में लगातार आप जो रामचंद्र माझी जी के साथ जो प्रस्तुति लेकर भोपाल आए थे उसके दृश्य देख रहा था, उनको याद कर रहा था, तो मुझे फिक्र हो रही कि वो जी। कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। तो खैर, हाँ। मैं पहले सबसे पहले मैं आपकी अपनी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा। आप इतने युवा हो लेकिन इतने महत्व के काम, इतने इमोशनली इतने गहरे काम से कैसे जुड़ गए? अ, ठीक पीछे देखिए, मेरे पीछे ये जो पेड़ पौधा है और उसके पीछे एक बिल्डिंग दिख रही है, ये हाँ एक हाँ छोटी सी, ये मेरा स्कूल है, बचपन का स्कूल है। और हाँ इसी स्कूल में हम सब भाई बहन पढ़ते थे। हाँ तब हाँ वो नीच फर्श पे कुछ ऐसे दरी कारपेट बोरा बिछा के बैठते थे वहां पे। फिफ्थ हाँ स्टैंडर्ड तक यहाँ पढ़े। और हाँ। मेरी नाटक की जर्नी, रंगमंच की जर्नी वहीं से शुरू हुई है। अच्छा जब अच्छा। हम फिफ्थ स्टैंडर्ड में के स्कूल में थे, थर्ड क्लास में थे। हाँ तो हाँ उस समय गांव में, गांव के स्कूल में हर सैटरडे को आपको एक एक गाना प्रस्तुत करना होता था। एक ऐसी क्लास होती थी, एक बाल ऐसा सभा वर्ग होती चलता थी, था। हाँ। हमारे बचपन में हाँ भी होती थी स्कूल में, हाँ, तो एक गाना गाना रविवार को होता बाल था। सभा। हाँ। तो हमने अपने हेडमास्टर जी को बोला कि गाने के साथ साथ हम छोटे मोटे नाटक, स्किट वगैरह करना चाहते हैं, तो उन्होंने अनुमति दे दी। हाँ तो फिर हम उसी स्कूल में अपने छोटे छोटे डॉक्टर के ऊपर व्यंग, टीचर के ऊपर मजाक, कुछ ऐसा छोटे छोटे जो समझ थी खेती बाड़ी किसान के की समस्याओं के बारे में, कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे सीन बनाते थे। हाँ हाँ और तब गांव में दशहरा और सरस्वती पूजा, छठ पूजा में नाटक खेलने का बड़ा क्रेज होता था। हाँ हाँ तो मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार दोस्त, वो गांव के जो ये नाटक का कल्चर है उसमें वो डायरेक्टर हुआ करते थे। और हाँ दहेज की ज्वाला, इंसाफ का सूरज, खून खौल उठा, चंबल का हीरा, इस तरह के नाटक होते थे। और उसमें हम चार भाई, हम चारों भाई कई बार पार्टिसिपेट करते थे एक ही मंच पर एक साथ। तो धीरे धीरे गांव का जो नाटक का कल्चर था उसमें वहां हाँ से कुछ सीखने को, कुछ समझने को मिला। लेकिन एकदम ये शौकिया तौर पे, या नाटक का डेप्थ और क्या उसका भविष्य है, ये सब तो कुछ पता ही नहीं चलता था क्या होने वाला है। कभी सोचा भी नहीं था। हाई स्कूल में गए तो वहां भी नाटक करने का मौका मिला, नाटक से जुड़ने का मौका मिला। लेकिन असल में नाटक के बारे में समझना शुरू किया जब मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में था और इप्टा से जुड़ा, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन से, का छपरा मढ़ौरा यूनिट है, वहां से जुड़ा। और लोगों को समझने लगा क्या बोल रहे हैं, क्या क्या करना है। क्योंकि वो खाली नाटक नहीं करना होता था, लोग उसमें बहुत डिस्कस करते थे। तब हम लोग उस हम्म, डिस्कस से चिढ़ते भी थे कि यार नाटक करना है, इतना डिस्कस ये लोग क्यों करते हैं। लेकिन हम लोग वहां से नाटक करना सीखे कि मंच क्या है, ऑडियंस क्या है, ऑडियंस को क्या चाहिए, हम कैसे प्रस्तुत, इन सब चीजों पे बात होती थी। हाँ हाँ एक बार पटना में इप्टा का एक सम्मेलन में हम नाटक लेके गए। तो वो नाटक था समरथ को नहीं दोष गोसाई की, ऐसे कुछ नाम था। हाँ, राजा का बड़ा बाजा फेमस। नाम से भी करते थे, हाँ, बहुत फेमस। तो वो नाटक इतना वहाँ लोगों को पसंद आया, लोगों ने तालियां बजाई उस नाटक पे, कि उस दिन रात को बड़ा अच्छा लगा। नाटक करने के बाद बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो बहुत, और वहाँ देखा कि कई अच्छे अच्छे लोग नाटक करने आए हैं जो प्रोफेशनली इससे जुड़े हुए हैं, जिनका रोजी रोटी पेशा यही है, दिन रात यही करते हैं। तो वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, पटना का वो शो और इप्टास का वो शो। उसके हाँ बाद मेरे घर में दवाई का बिजनेस था।
तो मेरे से जस्ट बड़े भाई दवाई का बिजनेस चलाते थे, तो मैं उनसे जुड़ा हुआ था, तो पार्ट टाइम में रंगमंच करता था। लेकिन 2005-06 में ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इसी में अपने आप को तलाशना है, ढूंढना है। और 2006 हाँ। में बिना किसी बड़े घर के आश्वासन के बिना ही मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जाकर रंगमंच में खुद को ढूंढने लगा। 2006 तो मतलब वहाँ क्या क्या उम्र रही होगी उस समय? 2006 में मैं था 24 साल का। बताइए। 24। हाँ। हाँ वही मेरे तो दिमाग में बहुत सब कुछ बहुत जल्दी से शुरू। हाँ, तो 23-24 साल का था उस समय और चला गया वहाँ। फिर वहाँ भी एक खुशकिस्मती कहिए मेरी कि वहाँ भी एक अच्छे ग्रुप से मेरा पाला पड़ा, अच्छे ग्रुप को ज्वाइन किया। उस ग्रुप का हाँ। नाम था ब्रेख्तियन मिरर। अच्छा अच्छा। ब्रेख्त के नाम पर उसके डायरेक्टर थे अमिताभ दास गुप्ता ना। और हाँ उसमें नूर जहीर थी। नूर जहीर और अमिताभ दास गुप्ता, ये दो लोगों का ग्रुप था। नूर हाँ। जहीर के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वो बहुत फेमस फैमिली से हैं। जो हाँ। प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के जो संस्थापक थे सज्जाद जहीर, सज्जाद जैन उनकी जी। बेटी हैं। ये नादिरा पूरा की बहन परिवार नादिरा और नादिरा जी वगैरह हाँ सब पूरा परिवार, हाँ ये तो हाँ बहुत ब्रिलियंट लोग थे। हाँ हाँ हाँ। तो उनके ग्रुप को ज्वाइन किया और बहुत अच्छा म्यूजिकल थिएटर करते थे, तो मुझे बहुत मजा आया। क्योंकि हम बचपन से म्यूजिक के कल्चर में ही तो बड़े होते हैं। बिहार का जो थिएटर है या कोई भी रीजनल थिएटर कहें तो काफी हाँ। म्यूजिकल होता है, संगीतमय होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां मैंने 4 साल काम किया उनके ग्रुप में, और बहुत देश के अलग अलग कोने में मैं उनके ग्रुप के साथ ट्रेवल किया। 2006-07 में ही मैं भिखारी ठाकुर को जानता तो था कि नाच के कलाकार हैं या नाच करते थे, नाच मंडली चलाते थे। लेकिन उनके ऊपर इतना बड़ा किताब, उनके के ऊपर इतनी बड़ी किताब लिखी गई है, और बाहर में उनको लोग इतने अच्छे से लिखते पढ़ने के कॉन्टेक्स्ट में जानते, ये नहीं जानता था। तो 2006 में मैं कुछ कुछ उनके ऊपर चर्चा सुनने लगा, पढ़ने लगा। और इसका श्रेय भी अमिताभ दास गुप्ता को ही जाता है, क्योंकि वो कहते थे कि तुम्हारे यहाँ भिखारी ठाकुर हैं और तुम दिल्ली नाटक सीखने आए हो। तब मैं हाँ। समझता नहीं समझता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मैंने कोशिश किया पढ़ने के लिए, पढ़ना चाहा, जानना चाहा। तो देखा कि नाच जो हमारे क्षेत्र का थिएटर है, नाच, उसके ऊपर जो लिखा हम्म। गया है वो, उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड उस समय भी नहीं होता था, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस अलग था और किताबों में अलग बातें लिखी होती थी। हाँ। 2010 में मुझे पढ़ने का मौका मिला फिर से। मैं वर्धा हिंदी यूनिवर्सिटी है एक, वहाँ पे हाँ हाँ। ड्रामेटिक्स एंड फिल्म स्टडीज में। महात्मा गांधी। हाँ हाँ, महात्मा गांधी। वहाँ पे सर मैं चला गया ड्रामेटिक्स एंड फिल्म स्टडीज में एमए करने। तो विधिवत नाटक के बारे में पढ़ाई मैंने वहाँ शुरू की, और सिलेबस में प्रैक्टिकल और थियोरी सब पढ़ा जाना। तो भिखारी ठाकुर को एक्चुअल में सर्च करने की कोशिश मैंने वही 2010 में शुरू किया। और मैंने विदेशिया पर, भिखारी ठाकुर पर लिखे हुए चीजों को पढ़ा, तो देखा काफी कंफ्यूजन है, काफी सारा मिस इंटरप्रिटेशन है, अलग चीजें हैं। और जो अच्छी चीजें उसको कम सर्कुलेट किया गया है। तो इसको लेके मेरे मन में हमेशा से एक खोज, एक शोध दिमाग में चलते रहता था कि मैं कैसे अपनी बातों को ले आऊं। और इतना पढ़ने पढ़ने का कभी था नहीं कि मैं ऐसे पढ़ पाऊंगा इतना ज्यादा या आगे जा पाऊंगा। लेकिन संजोग देखिए कि 2012 में जब एमए कंप्लीट हो रहा था, तो जेएनयू का एंट्रेंस दिया मैंने, और एमफिल में मेरा सिलेक्शन हुआ। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के थिएटर एंड परफॉर्मेंस स्टडीज में एमफिल करने गया वहाँ। उसी साल मेरा यूजीसी में जेआरएफ में सिलेक्शन हुआ, तो एक फेलोशिप मिल गई पढ़ने के लिए। तो एक गंभीरता से मैंने उनको खोजना शुरू किया, उनको जानना शुरू किया। उन पे एमफिल लिखा, बाद में पीएचडी लिखा, और भिखारी ठाकुर को नए तरीके से, नए संदर्भ में री इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात है सर, पीएचडी तो बहुत सारे लोग किए हैं, उन पे कर रहे हैं। मैं इस बीच 2012 के बाद से जितने भी आर्टिस्ट हमको मिले उनको जोड़ के मैंने कहा कि मैं भिखारी ठाकुर का जो सीन है, जो ड्रामा है, जो थिएटर है, फिर से रिक्रिएट करूंगा जिस रूप में भी मिले। तो मेरी आधी एनर्जी पीएचडी की तरफ और आधी एनर्जी इधर लगने लगी, और बाद में धीरे धीरे इधर ज्यादा मैं फोकस हुआ।
और इसी बीच मैंने दूरदर्शन के सहयोग से भिखारी ठाकुर पर एक फिल्म भी बनाया, नाच भिखारी नाच। और ग्रुप को एस्टेब्लिश किया फिर से भिखारी ठाकुर रंग मंडल के नाम से। और अपने रिसर्च से ही एक नाटक भी मैंने लिखा भिखारी नामा करके, क्योंकि भिखारी ठाकुर के विदेशिया, बेटी बेचुआ, गबर घिचोर नाटक को तो सब जानते हैं, लेकिन भिखारी ठाकुर का हाँ। जीवन कैसे एक ड्रामा है, नाटक है, क्या संघर्ष है, उस पे मैंने एक हाँ। नाटक बनाया। और अभी हाल फिलहाल में ही भारत रंग महोत्सव में उसका शो मैंने किया। तो एक एक छोटी मोटी जर्नी का है, तो ऐसे शुरू हुई है मेरी इस रंगमंच में, इस थिएटर में। मुझे असल में एक तो मैं ये समझना चाहूँ, मतलब हमारे मित्र भी, नाम के साथ दोस्त लगा हुआ है, इसके पीछे क्या रहस्य है? हाँ, नाम ये दोस्त सर ने बाबूजी का ही दिया हुआ है, पापा का दिया हुआ है। मेरा भतीजा भी अभी ऑनलाइन मुझे देख रहा है, अतुल दोस्त। तो वो लोग जब, हाँ, वो लोग जब पढ़ रहे थे, उस समय जेपी के मूवमेंट के पहले की बात है, जयप्रकाश आंदोलन के पहले की बात है, कि लोग कास्ट सरनेम को छोड़ रहे थे। बिहार में एक बड़ा मूवमेंट चल रहा था कि लोग जाति वाला सरनेम छोड़ रहे थे, कि इसका कुछ एडवांटेज भी ना हो और डिसएडवांटेज भी ना हो। ऐसा एक बड़ा मूवमेंट चला। तो ये जिस स्कूल में पढ़ते थे वो एक मुस्लिम हाई स्कूल था, और वहाँ इनके काफी सारे मित्र थे। तो उस पूरे मित्र मंडली ने नाम चेंज किया, बाबूजी दोस्त हो गए। किसी ने अस्क लिखा, किसी ने अकेला लिखा, किसी ने क्रांतिकारी लिखा, ऐसे करके काफी सारे लोगों ने अपने अच्छा। उस नाम को छोड़ा था। तो ये मेरा चॉइस नहीं है, ये मेरे फैमिली का, बाबूजी का चॉइस है। तो सब भाई अभी और भतीजा और जो जनरेशन चल रहा है, दोस्त ही यूज करते हैं। अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये ये सरनेम हाँ, रखने में। और मुझे लेकिन एक ये कंफ्यूजन भी बड़ा। होती है कि लोग लोग सर दोस्त सरनेम से मुझे बुलाते हैं, जैसे आपको कोई बुलाते होंगे कई लोग मिश्रा जी, वैसे ही मुझे बुलाते हैं दोस्त जी। तो मैं उनको दोस्त मान लेता हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, वो तो सरनेम बुला रहे थे मुझे। पर फिर भी इस नाम के साथ जो दोस्त लगा, उसका एक अपना आकर्षण है, और वो बहुत आकर्षित करता भी इधर। आपके जो काम हम लोग देखते हैं, तो फिर उसको देख के ये विश्वास पुख्ता होता है कि इनको दोस्त होना चाहिए, ये हमारे दोस्त हो जाए या हम इनके दोस्त हो जाए। मैं जी भी तो आपसे उसी तरह जुड़ा जब मैंने पहली बार, एक तो जैसा कि आपने कहा ना, मुझे भी, अब मैं तो खैर मध्य प्रदेश का हूँ, मेरी जड़ें थोड़ी कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन लेखक होते हुए, लिखते पढ़ते हुए, और फिर संस्कृति विभाग की नौकरी करते हुए, अधिक से जी अधिक जो मुझे देश भर में कलाकारों से मिलने और जानने का सौभाग्य मिला, तो लोक संस्कृति ने और आंचलिक संस्कृति ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और खास तौर से जो लोक नाट्य परंपरा है हमारे देश की, चाहे वो नाचा हो या नौटंकी हो, मध्य प्रदेश का माच हो, इन सब ने भी मुझे बहुत आकर्षित किया। तो अब पटना या बिहार में कभी गया नहीं था, लेकिन भिखारी ठाकुर जी का नाम सुनता था, उस नाम में एक बड़ी ऊष्मा और आकर्षण है। जी आप ये देखिए, अपने आप में उस नाम में बहुत बड़ी ऊष्मा और आकर्षण, उससे मैं इंस्पायर्ड होता था कि कभी मैं इनके बारे में जानूं, समझूं। और जब विदेशी नाटक के बारे में पहली बार मेरे साथी विनोद गुर्जर जी ज्वाइन हुए, जो ट्राइबल म्यूजियम में आपको मिले होंगे, जो आप प्ले हाँ हाँ लेकर आए थे, विनोद हाँ गुर्जर जी, हाँ। वो भी इसमें तो जब विदेशिया मैंने पहली बार संजय उपाध्याय जी का देखा, तब मैं पहली बार उस नाटक से अवगत हुआ। और जब मैंने आपका नाटक देखा, तो मैं पिछला भूल गया। मैं मतलब इसलिए नहीं कि आपके सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने उस पूरे नाटक का ताना माना जिस तरह से बुना था, वो अद्भुत। फिर रामचंद्र माझी जो उस नाटक के सिरमौर, उस मंच पर मैंने उनको देखा। आपने जो नाच भिखारी नाच फिल्म बनाई थी, उसकी भी आपने मुझे लिंक और पासवर्ड भेजा था, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य कि मैं अभी भी उसको देख नहीं पाया, और देखने की ख्वाहिश रखता हूँ। लेकिन उनके प्रति भी, रामचंद्र माझी जी के प्रति भी मेरे को बहुत आकर्षण लगा। मुझे हमेशा जो ये सब बहुत सारी कठिनाइयों और मुश्किलों के बाद जो ये तपे सोने की तरह निकलते हैं, ये व्यक्तित्व, ये विभूतियां, इनके प्रति बहुत श्रद्धा रहती है। मुझे लगता है कि मैं मतलब बिल्कुल साष्टांग इनके चरणों में लेट, इतना मैं श्रद्धा रखता हूँ। ये इधर भी रहा, जब हबीब साहब के ग्रुप में भी जो छत्तीसगढ़ी नाचा के कलाकार रहे, भुलवाराम यादव वगैरह, मैं उनकी बहुत कदर करता था। वही वही इंप्रेशन मुझे इनसे मिला, रामचंद्र माझी जी से।
तो मुझे एक अपनापन सा लगने लगा। मुझे इस भी इन 2 महीनों में पता नहीं क्यों मुझे उनकी फिक्र होती रही कि कैसे सरवाइव करते होंगे या क्या करते होंगे। जब परसों आपसे बात हुई और आपने बताया कि आपने उन सबका हाल चाल लिया है, उनकी देखरेख कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये इस नाटक, ये रामचंद्र माझी जी से भी आप जब ये सब बातें लेके, अपने स्वप्न लेकर मिले होंगे, तो वो तो पहले बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर चुके होंगे, वो आपसे कैसे जुड़ गए? अ, जितने भी पुराने कलाकार हैं, जो चार लोग जो भिखारी ठाकुर के साथ के जिंदा है अभी, और जिंदा ही नहीं, जिंदा वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, सक्रिय हैं और काफी सक्रिय। वो, हाँ, जब मैं उनसे मिला तो ये सब बहुत सारे लोग रंगमंच छोड़ चुके थे, नाच छोड़ चुके थे। कुछ लोग हाँ नाच करते थे, नाटक करते थे, लेकिन अपना कोई ग्रुप नहीं था इनका। ये एक किसी किसी दूसरे ग्रुप में कभी गाना गा रहे हैं, कभी छोटा मोटा कोई नाटक सीन कर रहे हैं। एक ग्रुप भिखारी ठाकुर के गांव के तरफ का एक ग्रुप चलता था, जिसमें कई बार ये लोग जाते थे, नाटक करते थे। विदेशिया ज्यादातर होता था। कुछ, वो भी पूरा विदेशिया नहीं, कुछ छोटा सा टूटा सा भटका सा चलता था। और भिखारी ठाकुर की फैमिली को गवर्नमेंट अप्रोच करती थी कि आप अपना टीम लेके आइए, क्योंकि बड़ा नाम हो गया था। और हाँ भिखारी ठाकुर के जाने के बाद तक ग्रुप चला है बहुत बार। तो अभी तक भी उस ग्रुप को लोग बुलाते हैं। तो देखिए कि भिखारी ठाकुर का फैमिली उस ग्रुप को नहीं चलाता है, लेकिन वो जो गांव के बगल का नाच चलता था, उस ग्रुप को किसी खास परफॉर्मेंस के लिए ले लिया जाता था। हाँ जैसे सरकारी कोई प्रोग्राम है तो उसी ग्रुप को बगल के गांव का उसका विदेशिया बुला के वो करा दिया, और उसको ऐसे कर लेते थे। लेकिन भिखारी ठाकुर का ओरिजिनल अपना ग्रुप, जिसमें उनके सारे नाटक कम से कम जितने अभी रिवाइव हो सके, ऐसा कोई ग्रुप नहीं था। उनका एस्थेटिक्स, उनका म्यूजिक, उनके साजबाज, उनके कॉस्ट्यूम, ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं तो पहले रिसर्चर के रूप में ही मिला, जानने के हिसाब से मिला। तो भिखारी रामचंद्र जी का जो ससुराल है मेरे गांव के बगल में ही है उनका। तो हम्म, और उनका घर भी मेरे घर से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर है। तो मिला मैं तो बहुत, एक तो भिखारी ठाकुर का जो खुद का एक पर्सनालिटी था, और उनके कलाकारों का भी था कि बहुत डाउन टू अर्थ थे, बहुत सहजता से लोगों से मिलते थे। कलाकारों ने भी यही सीखा है उनके उनसे। तो बहुत सहज होके मिले, बोले मैं क्या मदद कर सकता हूँ। बहुत लंबी बातचीत हुई। मैंने, उन्होंने ये यहाँ तक कहा कि हम लोग बूढ़े बूढ़ी भैंस हो चुके हैं, अब आपके लिए दूध नहीं दे सकते। तो हमने कहा कि दूध की जरूरत नहीं है, आप अब आप आपने जो किया है उसका अब आपको इनाम मिलेगा। अब आप फेमस होंगे, अब आप आपको आपके नाम से लोग जानेंगे। कि पहले तो आपको खाली भिखारी ठाकुर के छत्र छाया में या उनके नाम से लोग जानते थे, रामचंद्र माझी को लोग जानेंगे, शिवलाल बारी को लोग जानेंगे। आप लोग काम कीजिए। तो बहुत डाउट था कि ये लड़का कौन है, ये क्या कह रहा है। चला पाए, लगातार मीटिंग होती थी, कलाकारों को बुलाते हाँ थे, बैठते थे। तो एक समय ऐसा आया कि सबने हामी भर दी कि हाँ, हम करेंगे इसमें। संगीत नाटक एकेडमी का एक परफॉर्मेंस का मैं जिक्र करूंगा। सुमन कुमार सर थे, और उन्होंने पटना में एक देशज कराया था। देशज में भी उन्होंने उस फैमिली को अप्रोच किया था कि नाटक लेके आए। हाँ तो रामदास राही एक हैं, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं नहीं, टीम नहीं है, मैं नहीं लेके आ सकता। लेकिन सुमन सर ने फिर फैमिली को अप्रोच किया, तो एक फैमिली का एक दूसरा मेंबर तैयार हुआ। और वो बगल वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना, बगल का एक नाच मंडली, प्रदुमन राय का नाच मंडली में हाँ वो गबरगी चोर लेके गए थे। तो मैंने फिर रामचंद्र माझी से इस पर बात हुई कि आपने किया तो वो, लेकिन क्या वैसे ही होता था भिखारी ठाकुर का नाच या गबरगी चोर नाटक? तो वो साफ हाँ मना करते थे कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता था, ये चीज नहीं होता था, ऐसे नहीं, ऐसे बजता नहीं था ऐसे। तो हम बोले कि तो फिर वही करना है हम लोगों को, वही बजाना है, वही नाचना है, वही गाना है, वही नाटक लेके आना है। हाँ तो ऐसे करते करते लगभग वो खुद मेरे बाइक पे बैठ के घूमने लगे कि इस गांव में चलिए, वहाँ एक कलाकार मिलेगा। तो वहां जाते थे तो डेथ हो गई है उनकी, तबले वाले की डेथ हो गई है, ऐसे कई लोगों के गांव में लेके जाते थे। सारंगी वाले की डेथ हो गई है, कोई मिलता नहीं था। लेकिन 3-4 लोग, 4 लोग को जो जानते थे, वो जो एक्टर थे, शिवलाल बारी जो बटोही बनते हैं, या हाँ, लकी चंद बटोही जी जो बटोही प्यारी बनते। सुंदरी, हाँ हाँ, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ, वही। हाँ हाँ।
तो अ, बटोही, जोकर, ये सब हाँ मैं भूल नहीं पाया हाँ। तो फिर इन सब लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया गया, और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने हामी भर दी कि हाँ हम ग्रुप चलाएंगे। और इस बीच मैं भी उस ग्रुप के साथ जुड़ा था, जो हाँ गांव के इनके बगल का ग्रुप था। उस ग्रुप को मैं भी स्टडी कर रहा था, रीड कर रहा था। इस एक फैमिली के, इनके फैमिली के हैं प्रभुनाथ ठाकुर, भिखारी ठाकुर के रिश्तेदार हैं, वो भी थे इस ग्रुप में। तो मैं देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा। थोड़ा सा ग्रुप में ईमानदारी भी नहीं थी। कई बार लेके गया मैं ग्रुप को, एकेडमी का ही प्रोग्राम था, लेकिन मैं दिल्ली में रहता था, पैसा भेज दिया। तो पैसा बांटने में कुछ जो ऐसे लोग थे घपला कर गए, कलाकारों को मिला नहीं, तो ये सबसे मन खिन्न हो जाता था। और मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये चलाना पड़ेगा। मैं चाहता था कि ये लोग अच्छे से चलाएं, मैं देख रेख कर सकता हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो फाइनली और एक लाज शर्म भी था सर। मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, बहुत मैं खुल के बोलता हूँ कि मैं कैसे एक नाच का ग्रुप चलाऊं। ये 14-15 की बात मैं बता रहा हूँ, कि हाँ नाच का ग्रुप कैसे चलाऊं। बाहर में तो ठीक है, वो संगीत नाट्य एकेडमी के मंच पे, भोपाल ट्राइबल म्यूजियम के मंच पे तो ठीक है, लेकिन गांव में कैसे होगा। लेकिन हाँ मेरी पत्नी थी सरिता साथ, जो गाती हैं और इस ग्रुप से वो भी जुड़ी हैं, उन्होंने हाँ भी कहा कि चलने दो, कोई पूछेगा तो बताना, नहीं पूछेगा तो क्या बताना है। हाँ हो- एक बहुत कहने का एक ये नहीं है कि मैं कहूंगा कि मैं ये चला रहा हूँ, और कहते करते करते चलने लगा। मुझे भी गांव के लोग एक्सेप्ट करने लगे। सबसे ज्यादा शर्म और ये तो गांव और समाज से ही होती है, अपने गांव और समाज से। शहर के लोग तो फिर भी समझते हैं रंगमंच क्या है, ये है। तो गांव के लोग तो रंगमंच को जानते नहीं। रंगमंच क्या होता है, यहाँ तो नाच होता है, नौटंकी होता है, नाचा होता है। रंगमंच क्या होता है भाई। हाँ, सही तो बात। हाँ, तो गांव के लोग भी समझ गए कि ये इस मंडली को, इस पार्टी को चलाता है। और 2017 में शायद, हाँ 17 में, 16-17 में मैंने अपने गांव में प्रोग्राम कराया। और प्रॉपर जैसे गांव के नाच के लोग होते हैं, जहाँ बैठ के बजाते हैं, जहाँ मेकअप रूम में जैसे बैठते हैं, मैं जाता था तो लोग देख के मुझे डाउट भी करते थे थोड़ा सा, कि ये लड़का इतना पढ़ा लिखा होके, और ये देखिए नाच के लौंडा जो कलाकार है उनके साथ कैसे इंटरेक्ट हो रहा है। तो ये सब था, और धीरे 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 ये सब मन से निकलता गया। और अब मैं गांव में जब भी आता हूँ, ये समय जो है ये हमारे परफॉर्मेंस का समय है, जब खूब शादी विवाह में खूब प्रोग्राम होते हैं। और मैं जब हाँ भी हाँ आता हूँ तो उनके साथ मंच पे शेयर करता हूँ। अपना रोल जो भी मुझे मिलता है मैं करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, नाटकों को हाँ। ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ये सब चलता है। एक मिनट। छत पे अंधेरा हो गया। हाँ, छत पे अंधेरा हो। ये आपने जो बात कही ना, वो जो खासतौर से जो आपने कहा कि कलाकारों को पैसा भेजते थे और फिर वो मिला मिला नहीं मिला, हाँ ये हाँ। सब हमारे हमारी आंतरिकता और लोक में इस तरह का गड़बड़ बहुत होता है कि जो हम्म सच्चे कलाकारों तक कोई भी सहायता सहयोग, बीच में सब गड़बड़ हो जाता है, पहुंच नहीं पाते। हम्म। ये बहुत सारी स्थितियां कई बार कलाकारों को लाभान्वित होने के उद्देश्य में बाधक भी होती हाँ है। और हाँ। ये तो एक अच्छी बात है कि आप जैसे लोग एक निष्ठा रख के और ये सब चीजों से जुड़े हैं और उन कलाकारों को दिल्ली तक लाए। या मुझे मतलब वो भी बात यहाँ पर जिक्र करना चाहिए कि रामचंद्र मांझी जी को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी 2-3 साल पहले मिला ना शायद, या और पहले, 17 में मिला, 17 का अवार्ड है। 17 में। हाँ, तो अब ये उसकी सब भी एक अगर, बहुत उसकी भी एक कहानी है कि लगातार मैं उसको 15 से प्रयासरत था कि उनको अवार्ड मिले, बड़े कलाकार हैं। क्योंकि मैं इस एकेडमी के अवार्ड को जानता था, एकेडमी के काम को जानता था, तो बहुत प्रयास करता था कि इनको मिले। और इन लोगों का, जो लोग कलाकारों को होता है कि काम तो ये किए हैं, उंगली पे गिनवाने के लिए सबके पास बताएंगे, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, सबके सामने परफॉर्म किया इन्होंने, लालू यादव, नीतीश कुमार, लेकिन कोई पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है।
कि प्रूफ हो सके कि ये कब कहाँ, और एकेडमी को तो प्रूफ चाहिए, हम्म। उनका बायोडाटा चाहिए। तो मैंने 2 साल मेहनत करके इनका बायोडाटा बनाया और उनको जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता था उसको मीडिया में लाने की कोशिश की, उनका इंटरव्यू पब्लिश कराया, उनको उनका वीडियो और अलग अलग तरीके का काम किया मैंने। लेकिन हाँ। 2015 में जब अप्लाई हुआ था, और मैं उस व्यक्ति का नाम यहाँ लेना चाहूंगा जिन्होंने नॉमिनेट किया था इनको, वो भी एक बड़े लोक कलाकार हैं, पंडित रामदयाल शर्मा जी, नौटंकी के ठीक है। बहुत अच्छे कलाकार हैं, जानते होंगे आप। तो उन्होंने नॉमिनेट किया, क्योंकि मैंने कोशिश किया था कि बिहार से जिनको मिला है वो नॉमिनेट करे, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बहुत सहर्ष, खुशी खुशी उन्होंने इनको नॉमिनेट किया। लेकिन उस साल नहीं मिला इन्हें, परवेज अख्तर सर को मिला उस साल। फिर अगले साल रामचंद्र सिंह को मिला, जो नया थिएटर से जुड़े हुए हैं। हाँ, भोपाल के हैं। तो ये तीसरी बार या चौथी बार रामचंद्र जी को मिला। तो ये 3-4 साल में क्या हुआ कि हमने प्रोग्राम इनके नाम से खूब करना शुरू किया, इनको इनको प्रमोट करना कह सकते हैं। मुझे याद है कि जिस साल मिला था, उसके थोड़े ही दिन पहले जेएनयू में एक कार्यक्रम हुआ था, भिखारी ठाकुर के रंगमंच का 100 साल पूरा हुआ था। और एक हाँ। रामचंद्र माझी के साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था, इंटरव्यू एज ए परफॉर्मेंस। रामचंद्र माझी का इंटरव्यू कर रहा था, लेकिन वो सुंदरी बने थे, मैं लबार बना था, और हम दोनों ने परफॉर्म किया। तो मुझे कहीं से सूचना मिली कि उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, काफी सारे लोगों ने देखा था, और एकेडमी के लोगों ने भी शायद अवार्ड का जो मीटिंग है उसमें भी उस वीडियो को देखा गया था कि ये है रामचंद्र जी, और ये देखिए कैसे परफॉर्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं 3-4 साल की मेहनत के बाद हमारे इस कलाकार को मिला, और पूरा बिहार और पूरा फोक समाज, लोक समाज, नाच का समाज बहुत खुश था। और मेरी याददाश्त है जहाँ तक मैं मुझे याद है, मैं 2006 में ब्रेकियन मिरर से जुड़ा था। उस साल मेरे डायरेक्टर को 2006 में मिला था अवार्ड, ये अमिताभ दासगुप्ता को, संगीत नाटक एकेडमी। और तब अब्दुल कलाम जी ने दिया था, और उसी साल बिस्मिल्लाह खां। तब से मैं इस अवार्ड को देखता हूँ, जानता हूँ, लेकिन मुझे अब तक का एक बहुत चर्चित अवार्ड लगा ये, बहुत चर्चा हुई रामचंद्र मांझी को अवार्ड मिलने से। बहुत सारे लोगों ने लिखा, सेलिब्रेट किया है इस अवार्ड को, और काफी देर से मिला, लेकिन काफी एक जेन्युइन कलाकार के पास पहुंचा था ये। तो एक अवार्ड की एक कहानी है छोटी सी इनकी। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड की बड़ी मान्यता है। और अभी नई एक कमेटी, अभी ये शायद अप्रैल में उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य से हम प्रतिनिधि रहे हैं। तो हमको पिछले अवार्ड की बैठक में रहने का मौका मिला। तो बहुत जेन्युइन ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से प्रपोजल पर डिस्कशन होता है, बहस होती है। और अंततः फिर जो कहीं कोई नामों पर दुविधा होती है, तो फिर वो जो वहाँ विशेषज्ञ है उनसे पूछ लिया जाता है कि ये मान लो अंत में ये दो नाम रह गए, तो इनमें से किसका काम ज्यादा अच्छा है। तो ये सब, इस सब में फिर सच की जीत होती है, हमको ये मानना चाहिए यथासंभव। क्योंकि उसी साल मध्य प्रदेश को भी 4 अवार्ड मिले। अभी उनका अलंकरण तो नहीं हो पाया है लगातार इन वर्षों में, लेकिन अर्जुन सिंह धुर्वे है, रुचिरा केदार है, ऐसे 4 कलाकारों को, प्रीति प्रीति झा को मिला था युवा बिस्मिल्लाह इस बार। उनका अलंकरण तो हो गया युवा बिस्मिल्लाह का, पर वो जो सीनियर कलाकारों का है वो नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर है कि वहां पर बाकायदा जगह होती है, और अच्छी खासी, बल्कि वो लगभग जो जितना अच्छा वकील होता है, अच्छी पैरवी करता है या कलाकार के पक्ष में जितनी अच्छी बातें हम्म। कह पाता है। ये जरूर है कि जी। रेखांकित करना आना चाहिए। जो भी राज्य का प्रतिनिधि है या जो भी और जेन्युइन लोग हैं, उनको हाँ निष्पक्ष हाँ। बात करके आना चाहिए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी के प्रभाव के। क्योंकि हम्म। भाई, आप किसी को उपकृत करने नहीं बैठे हो, आप जो पात्र है, सुपात्र है, उसको न्याय दिलाने बैठे हो। तो अगर उतना बोध रहेगा तो अन्याय नहीं हो पाएगा। पर ये मैं अपने लिए लागू कर सकता हूँ, सबके लिए नहीं कर। जी बिल्कुल। तो
उस समय जब आप यहाँ भोपाल भी आए थे तो हमारा ये विचार बना था कि मैं रामचंद्र बाजी जी का पूरा डॉक्यूमेंटेशन ही करना चाहता हूँ बहुत विस्तार से। अब ये सारी परिस्थितियां जो अभी चल रही हैं, इन सब में काम ठहर गया है। लेकिन वो वो विचार यथावत है, उसमें कहीं कोई वैसी दुविधा नहीं है। जब कभी ये सारा संसार फिर से सारे पुल खुल जाएंगे, आना जाना शुरू हो जाएगा, तो फिर उस काम को हम लोग जरूर करेंगे। इधर इस बीच आपने क्या ये सारे वातावरण को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, आपने कुछ नई योजनाएं बनाई? अभी तो सर मैं लिख पढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, ये नई परिस्थितियां जो आई है, नया जो संकट आया है, इस हाँ। पे आदमी को इसलिए सोचने पे विवश किया है, दोबारा से थिंक करने पर कि आप सोचिए समझिए। खाली रंगमंच ही नहीं, हर हिसाब से चीजें हाँ। बदलेंगी। और मैं तो बहुत गांव में हूँ, तो लगातार लोगों को देख रहा हूँ, क्वारंटाइन सेंटर से लेके और गांव के माहौल को, सारी चीजों को देख रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें मन में आ रही है ऐसे, जो आने वाले समय में रंगमंच में, सिनेमा में और इन सब सारी चीजों में इसकी अभिव्यक्ति होगी। खास करके बिहार को मैं देख रहा हूँ, तो बिहार जिस तरीके से यहाँ पलायन है, एक अलग हाँ। कैटेगरी शुरू से ही मानी जाती है। बिहार की समस्या जिस तरीके की है, जिस तरीके का पलायन है, वो दूसरे राज्यों से इसकी तुलना नहीं है। बिहार एक स्पेशल कैटेगरी है, और इस बीच वो साफ उभरा है। जैसे आपका स्टेट आपके अपने लोगों के लिए, या महाराष्ट्र या गुजरात का जो स्टेट है, वो अपने लोगों के लिए जिम्मेवार है कि वो लोग जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है सरकार। बिहार की जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी जिम्मेवारी तो है ही, लेकिन ये जो 10-15 लाख लोग जो आ रहे हैं, जो प्रवासी थे, यहाँ से छोड़ के चले गए थे, पलायन हुए थे, अब उनकी भी जिम्मेवारी आ गई है। हाँ। ऐसा नहीं कि वो जिम्मेवारी से कटे हुए थे, लेकिन अचानक से आ गई। वो आते जाते रहते थे, लेकिन अभी अचानक से एक महीने में 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख लोग आ रहे हैं, आ गए हैं। हाँ, वो तो लौट गए। हाँ, लौट गए हैं। तो बिहार की समस्या पहले खुद से लड़ रहा था, अपने यहाँ के लोगों से। अब ये जो प्रवासी थे, अपने ही लोग ये भी हैं, लेकिन अब एक नए तरीके से ये आए हैं, तो फिर से कोरोना का हाइक शुरू हुआ है। गांव की इकोनॉमी पे लोड बढ़ेगा, बढ़ रहा है। जो मांग के अनुसार आपूर्ति की कमी साफ देखी जा रही है यहाँ। लेकिन इस बीच मुझे एक बहुत पॉजिटिव चीज लग रही है सर, जिसको शेयर करना चाहूंगा, कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर बिहार के लोगों को निश्चित तौर पे फैक्ट्री और काम देना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या हाँ। बिहार सरकार निगोशिएट कर सकता है क्या? क्योंकि पावर तो आ गया है, जो ह्यूमन रिसोर्स पावर है वो तो आ गया है बिहार में। अब क्या हाँ। उसको महाराष्ट्र भेजने के पहले, केरल भेजने के पहले, वहाँ के फैक्ट्रियों से, वहाँ के गवर्नमेंट से बात कर सकता है क्या कि इनकी सैलरी क्या होगी, कि कहाँ डॉक्यूमेंट होंगे, कहाँ काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी ऐसी दो, इनके स्कूल के बच्चों की पढ़ने लिखने की। तो एक निगोशिएशन पावर में बिहार में है अभी, जो मुझे लग रहा है कि अगर इसको सही तरीके से डील किया जाए, तो हाँ। बिहार इस जो ये मजदूरों की ताकत है, जो मैन वीमेन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, उससे ये बहुत कुछ कर सकता है। और पता नहीं, ये तो राज्य के नेतृत्व को ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में विदेशिया को की बहुत याद आती है, और विदेशिया का जो मेरा रिसर्च में री इंटरप्रिटेशन भी है, और उसको मैं फिर से आपके सामने शेयर करना चाहूंगा कि जो भिखारी ठाकुर का जो सबसे फिलोसफिकल नाटक है, वो हाँ। विदेशिया है। जिसमें बिल्कुल। वो जो दिखता है ना आमतौर पे, जिसमें लोग इंजॉय करते हैं, पिया गई लेका लका तवारे सजनी डांस और ऐसे बना देते हैं, वो नहीं है विदेशिया। हाँ। विदेशिया में जो सूत्रधार बोलता है कि विदेशी, ये 4 आदमी का नाटक है, विदेशी, बटोही, सुंदरी और रखेली। विदेशी बटोही धर्म है, सुंदर। हाँ। हाँ। बटोही विदेशी ब्रह्म है, प्यारी सुंदरी जीव है, बटोही धर्म है, और रखेलिन माया है। माया के मोह में विदेशी फंसा हुआ है विदेश में, और अपने जीव को, अपनी आत्मा को छोड़ दिया है गांव में, और उस इस सब का मिलाप करने के लिए धर्म की जरूरत है। तो मुझे कई बार लगता है क्या कि
ये जो महामारी है ये कहीं ना कहीं ये धर्म का काम कर रहा है क्या, कि लोगों को मिला रहा है? हालांकि ये बहुत कहना, मेरा क्रिटिक आएगा, मुझ पे लोग कमेंट करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कोरोना बुरे तरीके से लोगों को वापस लेके आ रहा है, बहुत मुश्किल में, मजबूरी में लेके आ रहा है। लेकिन क्या कुछ ऐसी संभावना है क्या जो भिखारी ठाकुर से मैच कर? तो मुझे लगता है कि घर लौटने अ, वाली। घर लौटने वाली जो बात है, तो मैं एक चीज में थोड़ा सा सिमिलैरिटी ढूंढता हूँ। भिखारी ठाकुर का जो जो आमतौर पे और लोग जो नाटक करते हैं विदेशिया, देखते होंगे बहुत एडिटेड वर्जन है, काट छांट के कुछ थोड़ा सा एक हाँ शहरी पैकेज बनाने का। जी। भिखारी ठाकुर का विदेशिया जब वापस आना तय करता है, तो रास्ते में उसके हाँ सारे सामान छीन लिए जाते हैं। हाँ, उसका सब उसका साथ बैग कपड़ा लूट पैसे लूट सब हो छुड़ा जाती लेते हैं। है। सब वो केवल एक अंगोछा लपेट के नंगे बदन घर आता है। ये बताइए, बिल्कुल। जो उसके पीछे पीछे जो उसकी पत्नी आती है, रखेलिन भी गांव वापस आती है, हाँ उसकी भी सामान की छिनताई हो जाती है। मकान हाँ मालिक छीनता है वो हाँ, राशन वाला, वो जो बाड़ी वाला है, घर वाला, वो सब छीन लेता है। बिल्कुल और ये आते हैं दोनों घर वापस। तो हम देख रहे हैं कि किस कोरोना संकट में सेम वैसे ही हो रहा है। जो लोग आ रहे हैं वो और इनको, बिस्किट खा के आ रहे हैं सर। हाँ, इनको ये भरोसा नहीं होता कि इनका घर में स्वागत होगा कि नहीं होगा, या क्या इनका होगा। हाँ वो भी आप देखिए कि जो इधर हाँ इधर जो उसकी पत्नी है, आ, वो कितना उदार मन से स्वागत करती है। हाँ हाँ। आपने सचमुच ये इस पूरे नाटक का जो दार्शनिक भावार्थ निकाला है, ये इससे मैं चकित उसमें हूँ। मैं देखिए, लगभग, हाँ, इसमें देखिए सर कि अभी जो विदेशिया वापस आ रहा है, सेम भिखारी ठाकुर के विदेशिया की तरह वापस आ रहा है, गमछा लपेटे, खाने तक के लिए बिस्किट नहीं है। उसके पूरे परिवार की हालत ऐसी है कि वो जिस स्थिति में गया था उससे बुरी स्थिति में वापस आ रहा है। और भिखारी ठाकुर भी यही कह रहे हैं अपने नाटक में कि तुम जा तो रहे हो माया के चक्कर में, लेकिन वो माया टिकाऊ नहीं है, तुम्हारा अपना घर बार। ये ये कोरोना ने फिर से हमको भिखारी ठाकुर के रिलेवेंसी को बताया है कि देखो भिखारी ठाकुर भी यही कहते थे। और और उसको इस तरह भी देखा जाए कि हम जितना भी कमा ले, बड़े बड़े महल और ये सब कुछ बना ले, सुविधा, लेकिन जाना खाली हाथ ही है, आना खाली हाथ है, जाना खाली हाथ। तो भिखारी ठाकुर का एकदम। विदेशिया सुंदरी सब तब तक मिट्टी से नहीं जुड़ सकते, तब तक अपने संस्कृति से नहीं जुड़ सकते, जब जब तक वो भौतिकवादी सारी चीजों को छोड़ के ना आए। छोड़ के ना। तो हाँ, तो इस तरीके का इंटरप्रिटेशन मैं अभी देख रहा था कि कैसे आज के डेट में वो प्रासंगिक हो गए हैं फिर से भिखारी ठाकुर। बहुत बहुत फिलोसॉफिकल बात है, और ये जीवन दर्शन से जुड़ी हुई है। मैं वास्तव में आपकी सोच की कद्र करता हूँ। हम भी जैसे हम लोग, हमारे जो कुछ साथी मित्र हैं लिखने पढ़ने वाले, हम लोग लगभग इसी तरह से चीजों को सोचते भी। अभी खास तौर से जब ये विनोद विनोद इस समय सुन रहे हैं, विनोद गुर्जर मेरे साथी है, अशोक मिश्रा, हम लोग जब 3 साल पहले जब कुंभ हो रहा था, तो हम हाँ लोग कुंभ को लेकर लगातार बात करते थे। तो उस समय ये सब बात होती थी कि जो सुर और असुर का जो संग्राम है, दरअसल ये प्रवृत्तियों का संग्राम है, हाँ जो मधा जा रहा है। मतलब देव हैं और दानव हैं, सभी को मतलब अमृत की चाह है। उसके पीछे उद्देश्य ये है कि बिना ज्यादा परिश्रम किए अमर हो जाए, फिर चाहे कोई गला काट दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और सबकी खोज जो है और सबकी चिंता जो है लक्ष्मी पर जाके पूरी हो जाती है। 14 रथ निकलते हैं, उससे हम्म। आगे ज्ञान है, ज्ञान तक कोई जाना नहीं था। अगर मनुष्य जो है, हम सभी मतलब लक्ष्मी, अंततः हमारी मतलब जो आखिरी जो चाह और इच्छा, वो है लक्ष्मी तो है। लेकिन उससे आगे ज्ञान है, उससे आगे मर्म है, संवेदनशीलता है, वहां तक हम कहाँ पहुंच पाते। वहां जहां पर आके हम ठहर जाते हैं, वहां से हम फिर 4 तरह के विकार शुरू होते हैं। तो वो भिखारी ठाकुर जी की जो विदेशिया, ये वास्तव में बहुत भावुक ढंग से आपको अपने अपने घर की जगह बताते हैं कि दरअसल आपकी जगह क्या है। जो आप कहते हैं ना कि साथ उतरी जाएगा, इसी समाज में कितने विभेद है, छोटे में, बड़े में, बाबू में, अफसर में, कितना सारा। मैं तो अपने दफ्तर में भी कई बार इस बात को कहता हूँ कि जी अंततः मतलब जीवन का जब अंत होता है और हमारा जब दाह संस्कार होता है, तो उसमें आईएएस से लेके क्लास 2 से लेके और चपरासी एक ही फ्रेम में जलते हैं।
वहाँ कोई कैटेगरी नहीं है स्मशान घाट, लेकिन ये समझने की बात, ये एक अलग तरीके की फिलॉसफी है। तो ये जरूर आप इस बात को वास्तव में जो जिस तरह से ये पलायन हुआ था, वापस आ रहे हैं लोग, निश्चित रूप से बहुत सारे कष्ट उठा के, बहुत सारी दुर्घटनाओं के साथ, लेकिन अंततः जो घर लौटना है, इसके पीछे क्या सकारात्मकता है, क्या ईश्वर की इच्छा है। एक हम वापस अपने कलाकारों के विषय पर वापस लौटते हैं। यहाँ पर जी। मेरा एक सोचना ये है कि जैसे अब बिहार में ये तो मैं जानता हूँ कि जैसे बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जो है वो कला संस्कृति के लिए काफी स्पेस रखते हैं। कलाओं का एक बड़ा म्यूजियम वहां पर है, जिसके लिए काफी खर्च होता है, साहित्य के आयोजनों में काफी खर्च होता है। ऐसे लोक कलाकारों के लिए भी कुछ स्पेस वहां पर निकले, इसकी पहल होनी चाहिए। जैसे अभी भी राज्य में जो गरीब कलाकार हैं, जो इसमें सर्वाइव कर, कई बार मेरे को लगता है कि जब जैसे कुछ अपने 3 साल पहले एक बहरूपिया कलाकारों के प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा बना था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। तो मुझे ऐसे याद आता है कि राजस्थान, बिहार, साउथ, पंजाब, यहाँ सब जो बहरूपिया कलाकार हैं, जिनका इसी से जीवन, पश्चिम बंगाल, उनका इस समय क्या हो रहा। तो कहीं ना कहीं इन सब के बारे में सोचना भी जरूरी सरकारों को। हाँ, सरकार इस मामले में तो बहुत उदासीन रहती है। हर सरकार का एक अलग काम करने का तरीका होता है, जिसमें शहर के आसपास के जो कलाकार हैं उनको तो फेस्टिवल्स में बुला लेते हैं, या तमाम सारे उनको प्रोग्राम और अलग अलग सेमिनार कमेटी में रखते हैं। लेकिन जो गांव के कलाकार हैं, जो गांव के लोक कला के असली सर्जक हैं, जिन्होंने उसको जिंदा रखा है पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके जनरेशन से लोग वो करते आ रहे हैं कई पीढ़ियों से, उनको पूछने वाला कहीं भी कोई नहीं है। और इस मामले में बिहार में तो बहुत बहुत पिछड़ा है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि रामचंद्र माझी के बारे में मैं जब संगीत नाटक अकेडमी को लिख रहा था, तब मैं कल्चर मिनिस्ट्री बिहार को भी लिख रहा था लगातार। हाँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बिहार रामचंद्र माझी को नहीं जानती होगी। वहाँ का मंत्री, वहाँ के जो भी अधिकारी हैं वो नहीं जानते होंगे। क्योंकि मैंने कई बार प्रयास किया कि बिहार सरकार का जो अवार्ड है, एक सम्मान है भिखारी ठाकुर सम्मान, हाँ, तो मैंने कहा कि ये सम्मान के तो असली हकदार रामचंद्र माझी, शिवलाल बारी, लक्षण माझी है, इनको पहले दीजिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट दीजिए। मैंने कई बार आवेदन दिया है फॉर्मेट में, जो उनका फॉर्मेट आता है, लेकिन आज तक इग्नोर हुआ है। मैंने एक प्रस्ताव दिया कि रामचंद्र माझी के अंडर में एक गुरु शिष्य परंपरा ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाए। वहां से हाँ, चिट्ठी भी आई कि हम आपका करनी चाहिए। बायोडाटा भेजिए। हाँ, बायोडाटा भेजिए, बायोडाटा भी भेजा, लेकिन कोई वहां से रिप्लाई नहीं आया। तो लोक कला के नाम पर भी जो शहर के आसपास के लोग जो बसे हैं, जो जो थोड़ा वोकल हैं, जो जा सकते हैं, जो मिल सकते हैं, जो ज्यादा आगे हैं, वही लोक कला में भी है और शहर का जो कला है उसमें भी है। मैंने गांव के कला में भी उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन है। हमारे जो गांव के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन किसी भी सरकार में बहुत न के बराबर है। इस मामले में मैं तो आपके यहाँ का थोड़ा सा देखता हूँ कि वहाँ चैनलाइज है चीजें। वहाँ जिस तरीके से कल्चर मिनिस्ट्री का या आपकी म्यूजियम का काम है जिस तरीके से, या अलग अलग, वो ज्यादा है। यहाँ पे कोई फेस्टिवल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सर उतना, जबकि देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है करने के लिए। नहीं, नहीं, वो सब असल में उतनी बारीकी और पकड़ और वो संवेदनशीलता सभी की जरूरत है। जैसे दो तरह की बात है कि मान लो एक अ, मध्य प्रदेश के मंडला अंचल में या आदिवासी अंचल में बैगा नृत्य होता है, उसको मूल कलाकार करते हैं। फिर पता चला कि भोपाल में 10 युवा कलाकार, लड़के लड़कियों के ग्रुप ने बैगा नृत्य तैयार कर लिया, तो हम उसका परफॉर्मेंस थोड़ी कराएंगे, वो तो क्रिएट किया गया है। हम्म। मूलभूत तो हम्म। वो है। तब ये फर्क यहाँ मतलब जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अफसर या बाबू अजीब भी रूप में अलग अलग पदधारित लोग हैं वहां पर, अलग अलग सरकार, राज्य सरकार में, हमारे कल्चर डिपार्टमेंट में, ये उनकी सोचने की चीजें कि वे प्यूरिटी को प्रोत्साहित करें या नकल को प्रोत्साहित करें, असल को प्रोत्साहित करें या प्रेरित व्यक्ति को प्रोत्साहित करें। इतना आना चाहिए आपको सही जगह तक पहुंचने के लिए। थोड़ी सी संवेदनशीलता, थोड़ी सी इच्छा शक्ति, ये सब जरूरत है। बिल्कुल। बहुत सारे, अब क्या है कि हर जगह की हालत ही हो रही है
ये राघवराज भट्ट जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप इनका भी मैं आपको परिचय देना चाहूंगा। आप हैदराबाद में रहते हैं, बिरजू महाराज जी के बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं, और ये इनसे इनका भी बहुत नतमस्तक रहता हूँ। जो तेलंगाना में चिंदू भागवतम जो लोक नाट्य शैली है, हाँ हाँ हाँ। जैसे जैसे कथकली है, जैसे यक्षगान है, वैसे चिंदू भागवतम मैंने कभी जीवन में देखा सुना नहीं। इनके माध्यम से जाना, जब कुंभ में आए थे, इतने सीधे हम्म। सच्चे कलाकार, इतने विनम्र कलाकार। और साहब, ग्रामीण अंचल के जब वो मंच पर जाते हैं तो पता नहीं उनमें भगवान आ जाता है, ईश्वर आ जाता है, क्या चमत्कार। क्या तुम्हें गाते हैं, क्या वो अभिनय कर। तो ये सब उन सब का, आप जैसे लोग, अब आप, वही मैं कह रहा हूँ कि 95 साल के मांझी जी को, रामचंद्र मांझी को लिए आप 4 जगह जाते हो, उसमें आपको क्या लेना देना है। लेकिन एक आपका एक इमोशनल अटैचमेंट है, आप चाहते हो कि उनके लिए कुछ सरकार बेहतर करे, सोसाइटी बेहतर करे, तो ये एक अच्छी बात है। इसीलिए मैं जो आप सबके प्रयत्नों को मैं इसीलिए सराहता हूँ कि कहीं कहीं आप जैसे लोग ना हो तो कलाओं का पता नहीं क्या हो। थोड़ा सा व्यवधान आया है नेटवर्क में। महेश साहू जी, आइए आप भी, स्वागत है आपका। महेश आज पहली बार आए। जैन भाई, कुछ नेटवर्क का इशू हुआ है थोड़ा सा। हाँ हाँ, थोड़ा सा अप डाउन हुआ था। हाँ, अभी हम लोग के पास 7-8 मिनट और बाकी है। जी। इन पर अभी जो, आप पूछ रहे थे कि आगे और क्या योजना हाँ है, क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ एक हाँ, तो देखिए, कल संयोग से हमारी मीटिंग है यहाँ कल्चर मिनिस्टर से पटना में। अभी और कल परसों में। हाँ, कल ही है, कल ही 12 बजे कल, है कल। और हाँ हाँ परसों मैं निकल जाऊंगा दिल्ली के लिए। तो हाँ हाँ कुछ प्रस्ताव है उनको मैं बताने वाला हूँ। एक तो है कि लोक कलाकारों की तरफ ध्यान दे इस कोरोना के टाइम में। उनको बहुत सुविधा से उनको कुछ मदद पहुंचाई जाए, और ना 500,000 रुपए से नहीं, कम से कम उनको कम से कम 2 महीने तक का कुछ ऐसा पैसा या कुछ प्रोत्साहन या कुछ मदद दी जाए। और उसको हाँ बहुत सिंपल बनाया जाए, जिसके लिए उसको किसी के यहाँ गिड़गिड़ाना ना पड़े जाकर कि हमको वहां तक कुछ भिजवा दीजिए, कुछ मंगवा लीजिए। तो ये है। दूसरा, मैं एक लॉन्ग टर्म में पहले भी मैंने एक दो बार लिखा था मिनिस्ट्री को, जवाब नहीं आया, कि कलाकारों का एक डेटा बनना चाहिए, जिसमें हाँ बिहार भर के सारे कलाकार, सारे विधाओं के कलाकार, उनका एक छोटा सा बायोडाटा हो वहाँ पे। और उसमें उसमें उनके विधा के बारे में जानकारी हो, उनका फोटोग्राफ्स हो। और आगे एक ऐसा ऐप डिजाइन करने के बारे में मैं उनको सलाह दे रहा हूँ, जिसमें कलाकार कभी भी परफॉर्मेंस करके आए तो उसका एक फोटो, कुछ प्रेस का रिव्यू हो, अखबार का कतरन हो, छोटा मोटा वीडियो उस ऐप में डाल दे। उसके उस खाते में, उसके अकाउंट में चला जाए जहाँ उसका बायोडाटा है। इससे ये पता चलता रहेगा कि कौन कलाकार कब परफॉर्म कर रहा है। निश्चित तौर पे इसमें लोक कलाकार बहुत छूटेंगे, लेकिन उनका बायोडाटा तो हमारे पास रहेगा। वहाँ हम तो पहुंच सकते हैं, जब चाहे हम उनको कॉल तो कर सकते हैं कि आपकी हालत क्या है अभी। उनका घर का पता हो, चिट्ठी का पता हो, पोस्ट का पता हो, मोबाइल नंबर हो, ऐसा करके एक पूरा डेटा तैयार करने का मैं उनको एक प्रस्ताव दूंगा। कल 2-3 मुद्दों पे मैं बात करने जा रहा हूँ। इसके अलावा मैं भिखारी ठाकुर के जो और नाटक हैं, अ, अभी तक हमारे पास 6 नाटक तैयार हैं भिखारी ठाकुर के। तो हाँ बाकी और नाटकों को रिवाइवल के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि और हो। पिछले साल बेटी बेचवा नाटक तैयार हो गया, और उसके दो हाँ तीन शोज भी हुए। बॉम्बे में अभी जो बसंत नाट्य उत्सव होता है मुंबई यूनिवर्सिटी में फेस्टिवल, वहाँ पे हम गए थे करने। बिहार में भी किया, अपने फेस्टिवल में भी किया। तो बेटी बेचवा तैयार हो गया है। अभी हम विधवा विलाप नाटक पे काम करना करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा कोरोना के बाद के सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप, कुछ फंड कहीं से इकट्ठा करेंगे ताकि वो नाटक हमारा तैयार हो जाए। तो ऐसे
में मेरा पर्सनली और ग्रुप का भी ये प्रयास है कि कम से कम सारे नाटक परफॉर्म हो और उनको वीडियो माध्यम में डॉक्यूमेंट कर लिया जाए, ताकि एक आर्काइवल मटेरियल हमारे पास रहे कि भिखारी ठाकुर कैसे गाते थे, करते थे, उनका प्रयास कैसे रहता था ऑडियंस तक पहुंचने का, उनका एक्टिंग का अप्रोच क्या था, वो मंच को कैसे पकड़ते थे, कि लोगों के दिल तक वो बैठ जाते थे, वो सब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी और दूसरे नाटकों की तरफ भी मेरा मैं एक्सटेंशन कहें तो भिखारी नामा जैसे एक नया काम मेरा सामने आया है। उसी तरह अ, बेटी बेचवा का एक्सटेंशन मैं सोच रहा हूँ कि अ, जो दहेज से समस्याएं जो ग्रसित है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहा है, जिस तरह के समाज में ये खत्म होना चाहिए। बिहारी समाज में तो ये इतना घर कर गया है, गंभीर बीमारी। तो मैं सोचता हूँ कि भिखारी ठाकुर होते तो आज के समय में जरूर वो लिखते कि दहेज के प्रथा पर और दहेज के चलते जो बेटियों को एक बोझ की तरह समझने का चलन बढ़ते जा रहा है उस पे, तो एक दुल्हा बाजार नाम से एक नाटक का लिखना अभी चल रहा है। चैलेंज ये है कि वो भिखारी ठाकुर की शैली में होगा तो उसको संगीतबद्ध करना बहुत एक मुश्किल काम है, काफी समय लगेगा। लेकिन धीरे धीरे वो चल रहा है उस पे काम। तो ये सारी योजनाएं हैं। लिखने पढ़ने का भी कुछ कुछ आर्ट के ऊपर लिख रहा हूँ, लोक कलाकारों के ऊपर लिख रहा हूँ, उनको उनको हर उनके विधा के ऊपर लिख रहा हूँ। कौन कौन से विधायक कलाकार है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है फील्ड में, उनको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही सब भी काम चल रहा है मेरा, छोटे मोटे। आप चूंकि कल कल्चर मिनिस्टर से मिलोगे, आप हाँ उनको ये सुझाव दे सकते हो। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सरकार कल्चर डिपार्टमेंट में हम लोग एक जी। बड़ी टीम बना के एक प्रयास ये कर रहे हैं कि जो ग्रामीण और गरीब कलाकार हैं उन तक एक छोटा सा प्रोफार्मा भेज करके उनसे 1, 2 या 3 मिनट की वीडियो क्लिप मंगा लेते हैं और उसके बदले उनको मानदेय भेज देते हैं। हाँ हाँ। और उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट वो नहीं है क्राइटेरिया कि नहीं कुछ भेजे, मतलब अच्छा भेजे, जो वो अपने यहाँ सोशल सोशल यहाँ पे डिस्टेंस सर, यहाँ पे मैं बताऊंगा, ये इन्होंने शुरू किया था बिहार सरकार ने, लेकिन उन्होंने 10 से 15 मिनट का वीडियो मांगा था। नहीं, और 2 या 3, 10 से 15 मिनट का कुछ नहीं हो सकता, 2 या 3 मिनट में का मांगे। और वो केवल और रस्म के रूप में है कि हमारे पास एक साथ वो रहे कहने को कि हाँ हाँ, इसके तो मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा। 10 15 मिनट का वीडियो मंगा इन्होंने, हाँ। और मंत्री जी का कहना था कि कोरोना पे गाइए और सरकार के उपलब्धियों के ऊपर गाना वाना बना के भेजिए। नहीं नहीं। साफ उनका आज वीडियो में भी मैं देख रहा था। हुआ अच्छा। क्या कि लाखों रुपए सरकार ने एडवर्टीजमेंट पे खत्म किए, और 50 कलाकारों को चुना। हाँ। चुना उसमें से भी उन्होंने, और 50 60 हजार रुपए से बांटे। नई समस्या आई कि 15 मिनट का वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है मेल में, हम होगा लोग ही दो नहीं तीन इतना बड़ा वीडियो। दो तीन मिनट का वीडियो मंगा रहे हैं और हम्म। शाम को 7 बजे यूट्यूब चैनल है कल्चर का, उसमें दिखा भी देते हैं। हर हाँ दिन हाँ 10 कलाकार का दिखा देते हैं। मैं उसका लिंक आपको भेजूंगा और हाँ, उनको आप बिल्कुल हाँ। बताना कि इतना सरल करके करिए, तब आप मदद कर पाओगे, नहीं तो बेकार है। हाँ, और ये मध्य उनकी प्रदेश में हो रहा है। उनकी कला विधा से पूछिए ना कि वो कुछ गाएं, कोरोना पे क्यों गाना है उनको, बिल्कुल उनको कोई उनका जरूरी अपना नहीं है। हाँ वो जो गा सकता है गाएगा, जो बजा सकता है बजाएगा। हाँ हाँ। पर 1, 2 या 3 मिनट में जो आसानी से हो जाए उतना करके वो भेज दे, अपना हाँ हाँ, प्रोफार्मा भेज दे। मैं सलाह दूंगा ये उनको। ये हम लोग कर रहे हैं वहाँ, अशोक मिश्रा जी, हाँ। विनोद है, ये सब। आप चाहो तो विनोद से बात कर लेना। और ये जी। सब हम लोग हर दिन, आज भी मैं ऑफिस गया था। हम लोग के हाँ हाँ लिए ईद या इतवार कोई मायने नहीं रखता, अभी हम लोग रोज ऑफिस हाँ जाते हाँ, अभी तो ऐसा समय है कि हैं। इस किसी काम में तरह। लगे हैं, हाँ इसी काम हाँ में कर रहे हैं। बल्कि हाँ। कल दिन में हम फोन पर आपसे और बात कर लेंगे, विनोद से बात कर लेंगे। ये जी। सब चीजें उनको सजेस्ट करिए कि ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। और कोरोना की महिमा गाना कोई जरूरी नहीं, कोरोना को हराना है और ये हम्म जीत के आना है, इस सबसे कोई लेना देना नहीं, वो अलग विषय। हम्म। वो हाँ काम हाँ, स्वास्थ्य विभाग का है, वो देखेगा, जनसंपर्क विभाग देखेगा। कल्चर का काम क्या है, वो कल्चर का, मैं कल्चर का सलाह काम दूंगा नहीं है। उनको। हाँ हाँ। ये है। बहुत अच्छा लगा बात। हालांकि आपसे बातचीत बहुत सार्थक मुझे लगती है, इसलिए क्योंकि जमीन से जुड़ी होती है, सच्ची होती है और उस पर बहुत निष्ठा बसी रहती है, इसलिए हमेशा आपसे बात करना अच्छा लगता है। आज मेरे साथी जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपके मित्र, हमारे मित्र,
हम सभी के प्रति आभारी हैं। और कुछ सवाल दिख रहे थे सर नीचे, ऐसे कुछ सवाल है क्या किसी के पास? तो बात कर लेते 1-2 मिनट में जल्दी से। सर अभी 10-12 सेकेंड ही बचा है, वो अलार्म दे दिया उससे खत्म होने का। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, चौदह ठीक है। 14 सेकेंड 13 सेकेंड से रिड्यूस हाँ कर हाँ रहे हैं। हाँ हाँ। तो पर तो सबने आपके विचारों की बहुत सराहना की है इसमें, लेकिन ये मैं आपको लिंक भेज दूंगा बाद में। जी।